एथिक्स सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। प्रीवियस क्लासेस में हमने एथिक्स को डिफाइन कर लिया था। एथिक्स के स्कोप्स क्या हैं, एथिक्स के लॉस होने पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, इसके अलावा इन्वायरमेंटल लेवल पर। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसी के आगे का कंटिन्यूएशन क्लास है ये। आज हम देखेंगे कि एथिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, या इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या होती है। ओके, तो इसके 4 टोटल ब्रांचेज होती हैं एथिक्स की, जिसमें नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, दूसरा है नॉर्मेटिव एथिक्स, तीसरा है मेटा एथिक्स और चौथा है अप्लाइड एथिक्स। हम एक एक को इलेबरेट करेंगे, उसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। ओके, जिसमें से सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स मीन्स सिंपल सा होता है कि पीपल्स का क्या बिलीफ है मॉरलिटी के अबाउट, क्या चीज़ मोरल है या क्या चीज़ इमोरल है, उसके प्रति लोगों का जो बिलीफ सिस्टम होता है वो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर रखा जाता है। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो भी सोसाइटी में जो भी एथिक्स सेटअप होते हैं, है ना, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिफाइन किया था कि एथिक्स क्या होता है, सोसाइटी द्वारा तय किया गया एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है और उसी के बेसिस पर लोगों के कंडक्ट को क्या किया जाता है, जज किया जाता है कि उसके द्वारा किया गया जो कंडक्ट है वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो ये क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में क्या होता है कि इसके तहत ये स्टडी की जाती है कि जो भी एथिक्स सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है या रनिंग में है, उसकी हिस्ट्री क्या है या उसको इवोल्यूशन कैसा है, मतलब वो एथिक्स कब कब ओरिजिनेट हुई है, कैसे इवॉल्व होके आई है। ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर डिफाइन की जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल फैमिली मीन्स फैमिली जैसी संस्था या फैमिली जैसी अवधारणा की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, कैसे ये इसका इवोल्यूशन कैसे इसका हुआ है, ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर देखी जाती हैं। और उसके अलावा जैसे कि मैरिज, है ना, मैरिज विवाह जैसी संस्था का जो है उत्पत्ति कैसी हुई, कैसी इवॉल्व होके आई है, ये सब चीज़ें देखी जाती है किसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर। और इसमें और भी चीज़ें, और भी कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे कि कौन कौन से ऐसे सोशल कस्टम्स हैं, कन्वेंशंस हैं, है ना, टैबूज़ हैं, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है इसके अंदर एग्जामाइन किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर। ओके, दूसरा देखिए आप, दूसरा है नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसे प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी बोलते हैं। इसके तहत क्या किया जाता है, बेसिकली आप मान के चलिए कि इसके तहत एक प्रकार का प्रॉपर बिहेवियर का, जो एक प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए कि एक इंसान का प्रॉपर बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसका समझिए एक प्रकार का लिटमस टेस्ट है, एक आइडियल लिटमस टेस्ट होता है एक प्रकार का ये, है ना, जो नॉर्मेटिव एथिक्स होता है। इसमें एग्जामाइन किया जाता है कि लोगों द्वारा किया गया जो एक्शन है, कार्य है, वो राइट है या रॉन्ग है। इसके तहत राइटनेस या रॉन्गनेस का किया जाता है, परीक्षण किया जाता है नॉर्मेटिव एथिक्स के तहत। और जैसे कि एरिस्टोटल का जो है वर्च्यू एथिक्स हो गया, कांट का डिओंटोलॉजिकल, है ना, उसके बाद मिल्स का कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ये सब जो थ्योरीज़ हैं इनके द्वारा दी गई हैं एरिस्टोटल द्वारा, वर्च्यू एथिक्स, ये सब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग। कांट का डिओंटोलॉजिकल, मिल्स का कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर आती है ना। जैसे कि डिओंटोलॉजिकल थ्योरी क्या होता है, डिओंटोलॉजिकल जो एथिक्स होती है, इसके तहत क्या होता है, एक्शन पर फोकस किया जाता है या ड्यूटीज़ पर फोकस किया जाता है ना, एंड पर फोकस नहीं किया जाता है ना, किस पे फोकस किया जाता है, एक्शन पर फोकस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके तहत, किसके अंदर आती हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स के तहत आती हैं। तीसरा आप देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल और देख लीजिए, जो एक गोल्डन रूल नहीं होता है कि आप वी शुड डू टू अदर्स व्हाट वी वुड वांट अदर्स टू डू अस, मीन्स दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार आप करिए जैसा कि दूसरों से खुद के प्रति आप चाहते हैं। ये बहुत पुरानी सेइंग है ना, और बहुत फेमस सेइंग है। तो इसका समझिए एक प्रकार का एक आइडियल, एक प्रकार से कह सकते हैं ये इसका आइडियल एग्जाम्पल है ना, नॉर्मेटिव एथिक्स का। नेक्स्ट देखिए आप, मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स के तहत क्या होता है कि जो भी इथिकल कॉन्सेप्ट रिवील कर रही हैं, उनकी वैलिडिटी को क्या करता है, चेक करता है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स
जिसके बेसिस पर हम राइट या रॉन्ग जज कर रहे हैं ये किस हद तक है ना सही है या किस हद तक ये गलत है। मीन्स जिसके बेसिस पर, जिन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर, जिन इथिकल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ह्यूमन के बिहेवियर को या ह्यूमन के एक्शंस को राइट या रॉन्ग जज किया जा रहा है, उसको ये एनालिसिस करता है, उसकी कितनी ज़्यादा रिलेवेंसी है उसको ये क्या करता है, जज करता है। ओके, कौन, मेटाएथिक्स करता है। फोर्थ नंबर आप देखिए, जो फोर्थ नंबर है वो है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स के तहत जो है उन्हीं टॉपिक्स को रखा जाता है जो कि कंट्रोवर्शियल हों, कंट्रोवर्शियल के साथ साथ मोरल भी हों, है ना। कंट्रोवर्शियल मोरल इश्यूज़ जो भी होती हैं वो सब अप्लाइड एथिक्स के अंदर रखी जाती हैं, जैसे कि एबॉर्शन। जैसे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पर एबॉर्शन कराना अलाउड नहीं है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर एबॉर्शन कराना अलाउड है। ओके, एनिमल राइट्स को लेकर बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिन लोगों ने तमाम कानून बना रखे हैं। उसके अलावा यूथेनेसिया, इसके अलावा आप देख रहे होंगे इस समय इंटरकास्ट मैरिजेस या फिर इंटरफेथ मैरिजेस, या देख रहे होंगे लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट्स। तमाम ऐसे स्टेट्स इंडिया के जो है वो इसके क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में जो है लॉ का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मॉरल इश्यूज़ जो कि कंट्रोवर्शियल हों, उन सबको किसके अंदर रखा जाता है, अप्लाइड एथिक्स के अंदर रखा जाता है। और वैसे भी आप जान लीजिए कि जो इस तरह की जो इश्यूज़ जनरेट होके आती है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ जो चेंजिंग लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल लोगों की चेंजेस हो रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो सामने भर आ रही हैं। ओके, दो कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए, दो ऐसे फीचर्स हैं जो फुलफ़िल होने चाहिए कि जब किसी इश्यूज़ को या जब किसी इश्यूज़ को किसके अंदर रखा जाएगा, अप्लाइड एथिक्स के अंदर रखा जाएगा। तो उसमें सबसे पहला है कि सिग्निफिकेंट पीपल्स, लोगों का एक ऐसा तादाद हो जो इसके अगेंस्ट में बात करने वाले हों, और लोगों का एक ऐसा तबका हो जो कि इसके फेवर में बात करने वाले हों। ओके, मीन्स कोई एक ऐसी इश्यूज़ हो मॉरल इश्यूज़ हो, उसके फेवर में बात करने वाले लोग हों और उसके अगेंस्ट में बात करने वाले लोग हों। पहली कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए कि जो इश्यूज़ होनी चाहिए वो मॉरल होनी चाहिए, केवल और केवल सोशल नहीं होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, इश्यूज़ मॉरल हो, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी कि उस इश्यूज़ के अगेंस्ट में और फेवर में बोलने वाले लोगों का एक तादाद हो। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप्स एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, है ना। मीन्स प्राइवेट रिलेशनशिप में और पब्लिक रिलेशनशिप में इथिक्स कैसे काम करता है, इथिक्स का क्या रोल है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे देखिए, सिंपल सा आप देखिए कि प्राइवेट रिलेशनशिप में क्या होता है कि प्राइवेट रिलेशनशिप मीन्स क्या, जो आपके बहुत क्लोज लोग हों, है ना, उनसे आपके जो रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि फ्रेंड, है ना, फैमिली, लवर, है ना, इन सबसे जो आपके रिलेशनशिप होते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट रिलेशनशिप, है ना। ये जो रिलेशनशिप होते हैं वो इनफॉर्मल नेचर के होते हैं, ये फॉर्मल नहीं होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, है ना। उसके अलावा क्या होता है इसमें, इसमें इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे एग्जांपल सपोज़ करिए, आपका कोई फ्रेंड है और साथ में एग्ज़ाम दे रहा है बैठ के, आपको ऐसा लगता है कि वो पढ़ने में थोड़ा वीक है, या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि आप पढ़ने में तेज़ हैं और वो आपका जो वीक फ्रेंड है वो आपके आसपास बैठ जाता है, तो आप क्या करवा देते हैं, उसको एग्ज़ाम में चीटिंग करवा देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इमोशन ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके साथ आपका प्राइवेट रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, तो आप उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जबकि चीटिंग करना क्या है, अनइथिकल है ना, इथिकल तो नहीं है। ओके, तो ये प्राइवेट रिलेशनशिप होता है जिसमें इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती हैं, और उसके अलावा जो इमोशंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसके अलावा जो पब्लिक वाला होता है, जो पब्लिक रिलेशनशिप होता है, उसमें क्या होता है कि ये बेसिकली कोवर्कर्स, जैसे सपोज करिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो कोवर्कर्स होंगे, आपके जो ऑफिशियल्स होंगे, है ना, ये सारे इसके अलावा इसमें जो रिलेशनशिप होता है आपस में वो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है। ओके, आप ऑफिशियल्स के थ्रू, आपको वर्कर्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा ऑफिस लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, वो कैसा होगा, आपका फॉर्मल रिलेशनशिप होगा। ओके, इसमें सोशल ऑब्लिगेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इमोशंस उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, सोशल ऑब्लिगेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इमोशंस इतना स्ट्रांग नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, प्राइवेट वाले का एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि एग्जाम्पल रामायणा की स्टोरी लिया गया एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है। रामायण, जो रामायण है उसमें क्या किया गया था, उसमें कैकेयी ने क्या किया था, जो कैकेयी थी उन्होंने, जो भगवान राम थे वो क्या थे, भरत से तो बड़े थे ना, लेकिन कैकेयी ने फिर भी क्या किया था, प्रयास किया था भरत को राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर क्या बैठाने का प्रयास किया था इन्होंने।
हालांकि वो फेल कर गई थी, बट इन्होंने प्रयास किया था ना, तो ये अनइथिकल काम था। ठीक है। उसके अलावा आप पब्लिक रिलेशनशिप वाले में देख लीजिए, जैसे कि इंटरनेशनल एथिक्स जो होती हैं, इन्वायरमेंटल एथिक्स होती हैं, है ना। जैसे कि सपोज़ करिए कि कोई इन्वायरमेंटल कोई मान लीजिए कन्वेंशन आता है, या कोई ट्रीटीज़ आती हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटीज़ आती हैं, तो उसको क्या करना है, आपको पब्लिक लेवल पे उसको रिस्पेक्ट करना है ना। इन्वायरमेंटल एथिक्स मीन्स क्या, कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके अंदर सेंसेस हों। मीन्स कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना है ना। जो भी गार्बेज चीज़ें हैं उसको आप उसके सूटेबल प्लेस पर उसको आप डिपॉजिट करिए। ये सब चीज़ें जो है इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंदर आएंगी। और ये सब चीज़ें किसके तहत किसके अंदर आएंगी, पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर आएंगे। ठीक है, पब्लिक एथिक्स के अंदर आएंगे। ओके। अब देखिए, जैसे कि जो हम लोग पब्लिक रिलेशन देख रहे हैं, तो पब्लिक रिलेशन में क्या होता है कि इसके अंदर तमाम ऐसे सब पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे कि पब्लिक रिलेशनशिप में ही तो सोशल एथिक्स भी आएगा ना, और पब्लिक रिलेशन में ही पॉलिटिकल एथिक्स भी आएगा। तो पब्लिक रिलेशन में जब सोशल एथिक्स आएगा, तो जैसे कि सोसाइटी में आपको क्या रखना है, टॉलरेंस रखना है। टॉलरेंस रखना है, टॉलरेंस टुवार्ड्स अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मीन्स जो माइनॉरिटीज़ हों, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, उसके प्रति आपको क्या रखना है, टॉलरेट रहना है, टॉलरेंस रखना है। ओके। सोसाइटी में पीस मेंटेन रखना है, सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन रखना है। ये किसके तहत आएगा, सोशल एथिक्स के तहत आता है। ओके। पॉलिटिकल एथिक्स क्या कहता है, पॉलिटिकल एथिक्स कहता है कि जो भी आपके यहाँ पॉलिटिक्स रन कर रही है, उसका जो सोल हो ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर आपके यहाँ पॉलिटिक्स रन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स को फॉलो होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होनी चाहिए। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स को ध्यान में रखकर आपकी पॉलिटिक्स रन करनी चाहिए। ये भी पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर आएगा। ओके। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स जो होती है, सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए रन कर रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। मीन्स किसी कास्ट, क्लास, जाति, रिलीजन, इन सब के बेसिस पर पार्शियलिटी ना हो। ऑनेस्टी से मेंटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन में, लोग हार्डवर्क पर फोकस करें, इफ़िशियंसी मेंटेन रहे, प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन की। ओके। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एथिक्स आएगी, ये भी पब्लिक रिलेशन के अंदर ही आता है। जैसे कि इसमें क्या हो कि डिप्लोमेसी का रिस्पेक्ट किया जाए, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज़ हुई हैं उनका रिस्पेक्ट किया जाए, है ना। ये सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी, पब्लिक रिलेशन के अंदर आती हैं। ओके। इसके अलावा जो भी कंट्रीज़ हैं, जो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, उनकी सॉवरेंटीज़ का रिस्पेक्ट किया जाए। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कह सकते हैं आप अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, या बहुत ही वीक कंट्रीज़ हैं, है ना, इन सब का क्या किया जाए, इनकी जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनका भी क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। उनका भी क्या हो, रिस्पेक्ट हो। ओके। अब एक लास्ट इसका देखिए टॉपिक क्या है, कि एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स, अगर एथिक्स होगा तो उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर सपोज़ करिए एथिक्स आपका अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एथिक्स रहेगा, तो सबसे पहला क्या है, मैक्सिमम ऑफ लीगलिटी एंड रेशनैलिटी। सबसे पहले तो यही होगा। क्या होगा, जो सिविल सर्वेंट होगा आपका, वो क्या होगा, वो रूल्स एंड लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, क्या करने के लिए, पॉलिसीज़ को और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो रूल्स एंड लॉ को फॉलो करेगा, लीगल वे में काम करेगा, रैशनल रहेगा। ओके। जब एक सिविल सर्वेंट के अंदर, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब एथिक्स होगा, तो क्या रहेगा, वो रूल्स एंड लॉ को फॉलो करेगा, और जो भी उसके डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ होंगे उनकी उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो क्या करेगा, बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। ओके। इसके अलावा क्या करेगा, मैक्सिमम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके। तब क्या होगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट नहीं करेगा, और अपने डिसीजंस और एक्शन को लेने में, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने में वो अकाउंटेबल रहेगा। ओके, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अपने डिस्क्रिप्शंस को, अपने पावर्स को मिसयूज़ नहीं करेगा। ठीक है, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑफ वर्क कमिटमेंट। इसके तहत क्या होगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर को टास्क असाइन होंगे, जो भी इसको ड्यूटीज़ होंगी, उसको अच्छी तरीके से उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इंटेलिजेंस के साथ वो काम करेगा। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एवरी ड्यूटी इज़ हॉली एंड डिवोशन टू हॉली इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। ओके। किसने कहा है, विवेकानंद जी ने कहा है कि एवरी ड्यूटी इज़ हॉली एंड डिवोशन टू ड्यूटी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप।
ठीक है। उन्होंने कहा है कि सारी ड्यूटीज़ जो होती हैं वो पवित्र होती हैं, और हर ड्यूटी के प्रति डिवोशन रखना समझ लीजिए कि वर्शिप का या पूजा का एक सबसे हाईएस्ट रूप होता है। ओके, उच्चतम स्वरूप होता है, उच्चतम रूप होता है। ओके, तो जाहिर सी बात है, जब किसी एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर एथिक्स रहेगी, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में जब एथिक्स रहेगा तो वो क्या होगा, अपने वर्क के प्रति ईमानदार होगा, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होगा, अपने ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से वेल फंक्शन करेगा, अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, बायसनेस नहीं रहेगी उसके अंदर। ओके, इसके अलावा और क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एक्सीलेंस मीन्स जब एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी एक्शंस होंगे, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस की, पूरी की पूरी संस्था की, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की क्या होगी, एक्सलेंसी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑफ रिस्पॉन्सिबनेस एंड रेजिलेंस। इसमें इसके तहत यह होगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जब वो इथिकल वे में कम्पिटेंट होगा, इथिकली मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज हो, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो सारे इन्वायरमेंट्स के साथ, बदलते इन्वायरमेंट माहौल के साथ क्या होगा, वो रेजिलेंट होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेंटेन रहेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में बिल्कुल वो हेजिटेट नहीं करेगा। इसके अलावा क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। इसके तहत क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर इथिकल्स वे में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, उसके डिसीजंस को इथिकल वे में इम्प्लीमेंट करेगा वो, तो क्या होगा, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम पीपल। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम पीपल। क्या कहता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम पीपल। तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, मैक्सिमम ऑफ कंपैशन। एडमिनिस्ट्रेटर के जब जो है इथिकल वे में काम करेगा, तो इससे क्या होगा कि वो क्या होगा, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होगा, जो पुअर होंगे, डिसेबल्ड होंगे, है ना, उन सब के प्रति क्या होगा, कंपैशन दिखाएगा, और अपने डिस्क्रिप्शंस को, अपने पावर्स को, अपने एक्शंस को, है ना, इम्प्लीमेंट करते समय वो क्या करेगा, उनके प्रति क्या करेगा, ईमानदारी से पेश आएगा और कंपैशन दिखाएगा। ओके, दया भाव। इसके अलावा नेक्स्ट होगा मैक्सिमम ऑफ जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी। जस्टिस कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, जब इथिकल वे में सही होगा, वो इथिकली राइट होगा, तो क्या करेगा, वो किसी प्रकार की स्टेटस, पोजीशन, पावर, जेंडर, कास्ट, क्लास, वेल्थ, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पर अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो, है ना। वो क्या करेगा, वो डिसीजंस को, एक्शंस को, ये पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते समय इक्विटी, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, है ना, इन सब जैसी चीज़ों को क्या करेगा, इन सब जैसे प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करेगा। ओके, किसको फॉलो करेगा, जैसे कि इक्वलिटी हो गया, फेयरनेस हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, है ना, इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा, और जिससे कि जस्टिस डिलीवरी जो होगा वो बहुत ही हायर लेवल का होगा। ओके, और इससे क्या होगा, पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ओके, इसके अलावा मैक्सिमम ऑफ इंटीग्रिटी भी होगा। मैक्सिमम ऑफ इंटीग्रिटी मतलब होता है जब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, जब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेगा, किसके आधार पर, ऑनेस्टी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, ऑनेस्टी मतलब एकदम ईमानदारी के साथ पेश आएगा, और वो अपने पावर को, अपने पोजीशन को, उसके अलावा अपने डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, इन सबको क्या करेगा, वो इन सब चीज़ों को वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की फुलफ़िल के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए ये क्या करेगा, मिसयूज़ नहीं करेगा। ओके, तो ये ओवरऑल होता है, और यहीं पे हमारी क्लास आज ख़त्म हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है देखेंगे मॉरलिटी के बारे में, मॉरलिटी कैसे इलेबरेट होती है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू।